चलो देखो हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर? एटॉमिक स्ट्रक्चर। केमिस्ट्री का जो हमारा सबसे पहला चैप्टर था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हमने केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान लिए हैं। अब हमें पढ़ना है केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। यह एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर फिर से आएगा क्लास 12 के मॉडर्न फिजिक्स में। तो मॉडर्न फिजिक्स में अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो वह एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा पूरा का पूरा कवर हो जाएगा इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में। तो अगर हम इस चैप्टर को क्लास 11th में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है केमिस्ट्री में, अगर उस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमको मॉडर्न फिजिक्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। देखो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने जाना था कि एटम है क्या। तो एटम के बारे में हमने जाना था कि दुनिया में जितना भी मैटर है, जितना भी एलिमेंट है, सभी एलिमेंट क्या है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। उसको क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। एटम के पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे एटम्स हैं जो अकेले भी रह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एटम्स हैं जो अकेले नहीं रह सकते हैं। कुछ एटम है जो अकेले रह सकते हैं, जैसे हमारा नोबेल गैसेज है वह अकेले रह सकता है। अभी हमें बात करनी है कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है। क्या जो एलिमेंट है उसमें सबसे छोटा चीज़ एटम ही है या एटम से भी कोई छोटा चीज़ होता है? तो उसी सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। तो हमारा सबसे पहले मेन मुद्दा है कि एटम के अंदर क्या क्या चीज़ है। क्या किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा चीज़ एटम ही है? तो हमारा आंसर है बिल्कुल नहीं। आज हमारा फिजिक्स इतना डेवलप हो चुका है, हमारा टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो चुका है कि हम एटम से भी छोटे छोटे चीज़ों के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं। तो आंसर हमारा है कि सिर्फ एटम ही सबसे छोटा चीज़ नहीं है हमारे एलिमेंट का, एटम से भी बहुत छोटा चीज़ है। एटम को जब हम और डिवाइड करते हैं, डाल्टन साहब क्या बोल के गए थे कि एटम इंडिविजुअल होता है, एटम को हम तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए जिन्होंने ये साबित कर दिया कि हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं। और जब हम एटम को डिवाइड करेंगे तो हमें 3 पार्टिकल मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसी तीनों पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन सा पार्टिकल्स? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी कि जब हम एटम की बात करते हैं तो एटम के पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन एंड तीसरा न्यूट्रॉन। तो याद रखना है एटम का कितना सब एटॉमिक पार्टिकल्स? 3, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इस सभी पार्टिकल्स को हम लोग बोल देते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। कौन सा पार्टिकल्स? फंडामेंटल पार्टिकल्स, या इसी को बोल देते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि एटम्स के कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, या इसी को हम लोग बोल देते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो इसके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा सा जानना है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। इससे पहले हम इन तीनों के बारे में छोटा छोटा चीज़ जान लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है और कितना चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का कितना मास होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। तो ये सब छोटा छोटा बात हम लोग जान लेते हैं। तो लिखना शुरू करो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, बॉक्स बना करके लिख लेंगे हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसके बाद क्या लिख लेंगे? मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसके बाद चार्ज, इसके बाद लिख लेंगे चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। और उसके बाद हम लोग लिख लेंगे रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव चार्ज। ये 4 चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻⁻31 kg। इसको जब हम ग्राम में बदलेंगे तो ग्राम में कितना आ जाएगा? -28। 9.1 × 10⁻28। तो ये वैल्यू याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन के पास इतना मास है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। याद रखना है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। यानी इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। याद रखना है इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और उसका वैल्यू याद रखना है। इस चार्ज को हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट। कितना यूनिट? 1 यूनिट। यानी 1 यूनिट चार्ज का क्या मतलब है?
1 यूनिट चार्ज का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतने चार्ज को हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट चार्ज। और यहाँ पर देखो इतने चार्ज को हम बोलेंगे 1 यूनिट, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है तो इसका रिलेटिव चार्ज हो जाएगा -1, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम -1 मान के चलते हैं। तो इतना बात याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का काम हो गया। तो अगला लिखो प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसको जब हम ग्राम में बदलेंगे तो -24 आ जाएगा। चार्ज कितना होता है जितना इलेक्ट्रॉन के पास होता है, बस ये प्लस वाला है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसका रिलेटिव चार्ज +1। जब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का मास है 1.674 इंटू 10⁻⁻27। तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज लगभग सेम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम है। यहाँ पे 672 है, यहाँ पर 674 है। इस पर चार्ज नहीं होता है, यह न्यूट्रल पार्टिकल है, तो जब चार्ज नहीं है तो रिलेटिव चार्ज भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास। न्यूट्रॉन का मास सबसे ज़्यादा है, इस तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल में न्यूट्रॉन का मास सबसे ज़्यादा है। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि एक एटम के अंदर सबसे हैवी पार्टिकल, सबसे हैवी कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा मास वाला पार्टिकल कौन है, न्यूट्रॉन। याद रखना है एक एटम के अंदर सबसे भारी पार्टिकल न्यूट्रॉन और सबसे हल्का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम है, लगभग 0 है। तो जब हम लोग बात किए थे एटॉमिक मास का, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि जब हम एटॉमिक मास निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मास को नहीं जोड़ते हैं। क्यों नहीं जोड़ते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के रिस्पेक्ट में लगभग 0 है, लगभग नेग्लिजिबल है। तो इसीलिए वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन का मास नहीं जोड़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, उसका चार्ज और उसका रिलेटिव चार्ज। इसमें हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, सिंबल। क्या चीज़? सिंबल। तो सिंबल लास्ट में लिख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल। तो इलेक्ट्रॉन को हम लिखते हैं E0 -1, E0 -1। वहाँ पे 0 क्या है? मास। 0 क्या है? मास। हम इलेक्ट्रॉन के मास को लगभग 0 मानते हैं, 0 होता है। तो जब भी हम सिंबल लिखेंगे तो नीचे में मास और ऊपर में चार्ज। ऊपर में क्या लिखते हैं? चार्ज। यह सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए है। सब एटॉमिक पार्टिकल का जब हम सिंबल लिखते हैं तो उसके नीचे में क्या लिखेंगे? मास, और ऊपर में चार्ज। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का सिंबल। प्रोटॉन का मास लगभग 1 होता है और इसका चार्ज भी कितना होता है? 1 +1। और न्यूट्रॉन का मास कितना होगा? 1, लेकिन चार्ज 0। तो ये हो गया न्यूट्रॉन का सिंबल। तो याद रखना है इलेक्ट्रॉन को हम वैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी सिंबल याद रखना है। और ये पूरा का पूरा डाटा याद होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में। ये आगे हमें बहुत काम आने वाला है। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। लिखो, लिखना स्टार्ट करो। बोलना नहीं। चलो देखो, अभी हम लोगों ने क्या क्या बात किया कि एटम के पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जब हम बात करें बहुत ही पहले की, डाल्टन्स के टाइम की, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से हम जानते हैं कि एटम को हम तोड़ नहीं सकते, यानी कि एटम्स आर इंडिविजिबल। जब उस टाइम तक ये सोचा जा रहा था, ये बोला जा रहा था कि भाई हम एटम को तोड़ नहीं सकते हैं, एटम सबसे छोटा पार्टिकल है। तो फिर कैसे ये पता चला कि एटम को हम तोड़ सकते हैं? कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, कैसे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई और कैसे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई? तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। हमारे एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी। किसने? जे थॉमसन ने। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। देखो ये एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर समझो। इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया गया था, क्या क्या सेटअप था, इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझना है। देखो जे थॉमसन ने क्या किया, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले एक ग्लास ट्यूब लिया। क्या लिया? ग्लास ट्यूब। शीशे का एक ट्यूब लिया, यह ग्लास ट्यूब है। इस ट्यूब को उन्होंने नाम दिया डिस्चार्ज ट्यूब। कौन सा ट्यूब? डिस्चार्ज ट्यूब। याद रखना, जे थॉमसन ने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट को करने के लिए
एक ग्लास ट्यूब लिया जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, डिस्चार्ज ट्यूब। अब इस ट्यूब में गैस भर दिया, क्या भर दिया, गैस। जे थॉमसन साहब ने क्या किए, डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भर दिया। आगे हम बात करेंगे कि इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कई बार किया अलग अलग गैस को लेकर के। तो सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोजन गैस रखा था, कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है, हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है। इसके बाद उन्होंने क्या किया, 2 मेटल प्लेट लगाया, इधर भी एक मेटल प्लेट और उस साइड भी एक मेटल प्लेट। इस मेटल प्लेट को हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। उसके बाद उन्होंने क्या किए, इन दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी से जोड़ दिया, किसी से, बैटरी से। याद रखना है, दोनों को क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया गया। बहुत लेट कर देती है, बहुत दूर है बहुत दूर है। तुम्हारा घर किधर है, नागटोल में? हम कंचनों का घर नहीं देखे हैं हाँ वहीं पर घर है। तो वहाँ से बहुत दूर कहाँ है? साइकिल से आती है, पैदल? साइकिल से आती है। तो यहाँ पर निरंजन सर कोचिंग पर विद्यार्थी आवारी से आता है पढ़ने। जानती है आवारी कितना दूर है? हमको लगता है 10 किलोमीटर से कम नहीं होगा आवारी, 10 किलोमीटर लगभग। कोई बात नहीं, वो एडिटिंग आता है हमको करने, उतना आता है। बताओ, बहुत दूर नहीं है। ठीक है, चलो देखो, मतलब सही टाइम पे आ गई, तुम्हारा नसीब ठीक था। ठीक है, चुप ना, क्यों हल्ला करता है। चलो, तुम लोग सही टाइम पे आ गई। देखो, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं केमिस्ट्री में, सेकंड वाला चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिर से उस बात को बता देते हैं जो इतना देर से बता रहे थे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि क्या सबसे छोटा चीज़ एटम ही है। एटम मतलब, एटम समझती है ना, एटम मतलब परमाणु, एटम मतलब परमाणु। तो डाल्टन साहब की जब हम बात करें तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हम लोग क्या पढ़े थे, डाल्टन साहब बोले थे कि किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा चीज़ एटम है, यानी कि एटम को हम और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं। एटम्स आर इनडिविजिबल, एटम को हम और तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन बाद में जो साइंटिस्ट लोग आए उन्होंने इस बात को गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि हम एटम को तोड़ सकते हैं, और जब हम एटम को तोड़ेंगे तो हमको 3 चीज़ मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इस तीनों को हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि एटम के अंदर पाया जाने वाला पार्टिकल्स, या इसी को बोल देते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो यही अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि उस ज़माने तक लोग ये मान रहे थे कि हम एटम को तोड़ ही नहीं सकते हैं, एटम सबसे छोटा चीज़ है। फिर कैसे डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, फिर कैसे पता चला कि हम एटम को तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने किया था। कौन किया था? जे थॉमसन, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के द्वारा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट है क्या, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट क्या है। तो सबसे पहले जे थॉमसन साहब क्या किए, एक ट्यूब ले लिया, ट्यूब, ग्लास का ट्यूब। किस चीज़ का ट्यूब? ग्लास का ट्यूब। इस ट्यूब का उन्होंने नाम दिया डिस्चार्ज ट्यूब। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस भर दिए। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। और 2 मेटल प्लेट लगा दिए, 2 धातु का प्लेट लगा दिए। इस प्लेट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या चीज़? इलेक्ट्रोड। और इस दोनों प्लेट को बैटरी से जोड़ दिए। अब देखो, बैटरी का ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस टर्मिनल, प्लस टर्मिनल। हम कैसे समझते हैं कौन माइनस है कौन प्लस है? जिधर छोटका वाला स्टिक रहेगा उसको माइनस, और जिधर बड़ा वाला रहेगा उसको प्लस। तो देखो, एक ऐसा प्लेट है जो माइनस साइड वाला से जुड़ा हुआ है। जो मेटल प्लेट बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं कैथोड। क्या चीज़? कैथोड। याद रखना, जब हम 12th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये डिफिनीशन उल्टा हो जाता है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो माइनस वाला है कैथोड और जो प्लस वाला है वो एनोड। जब हम वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि जो माइनस वाला है हम उसी को एनोड बोलते हैं और जो प्लस वाला है उसको कैथोड बोलते हैं। वहाँ पे उल्टा हो जाता है। अभी फ़िलहाल तुम इतना समझो, जो प्लेट माइनस वाला से जुड़ा हुआ है उसको बोलेंगे कैथोड, और जो प्लेट प्लस वाला से जुड़ा हुआ है उसको एनोड। अब उन्होंने क्या किया, ये बैटरी जो था 10,000 वोल्टेज का, कितना हज़ार वोल्टेज का? 10,000 वोल्टेज। समझ सकता है, बहुत बड़ी वोल्टेज है। अपने इधर कितना 11,000 वोल्टेज आता है। ये 10,000 वोल्टेज का बैटरी था। कितना हज़ार? 10,000 वोल्टेज। ये एक्सपेरिमेंट घर पे करेगा तो आगे लग जाएगा, मरिए जाएगा। समझ गया? इतना 1000 वोल्टेज बैटरी। हाँ, वो भी है। बिजली कहाँ से लाएगा? सबसे पहली बात, अगर मान लो तुम इतना बैटरी कहीं से उठा के भी ले आया, खरीद उरीद के कहीं से, तो एक्सपेरिमेंट संभव नहीं है। अब इसके अंदर क्या है? गैस है। अब देखो, गैस का एक नेचर है, अगर गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा
गैस का प्रेशर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, उससे बिजली पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मान लो कोई गैस है, अब उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि उसमें बहुत सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होंगे। वो जो गैस है उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, तो जब बहुत सारा एटम रहेगा तो सब एटम एक दूसरे से टकराएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी को जाने ही नहीं देगा। तो उन्होंने क्या किया, इस प्रेशर को कम करने के लिए इस ट्यूब में जो गैस रखा गया था, उस गैस के प्रेशर को कम करने के लिए उन्होंने एक पंप लगा दिया। क्या लगा दिया, एक पंप। इस पंप को हम लोग बोलते हैं वैक्यूम पंप। कौन सा पंप, वैक्यूम पंप, या इसी को बोलते हैं एग्जॉस्ट पंप। याद रखो वैक्यूम पंप। तो वैक्यूम पंप का क्या काम है, वैक्यूम पंप इस ट्यूब में भरे गए गैस के प्रेशर को कम करता है। क्यों कम करता है, क्योंकि हाई प्रेशर पर जब गैस का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, बिजली इस साइड से इस साइड नहीं जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर को लो कर देते हैं वैक्यूम पंप द्वारा, ताकि बिजली आसानी से पास हो सके। तो तुमसे क्वेश्चन पूछ देगा कि हम वैक्यूम पंप क्यों लगाते हैं, या पूछ देगा कि वैक्यूम पंप का यूज़ करके हम इस ग्लास में से गैस के प्रेशर को कम क्यों करते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट हो सके, इसीलिए हम वैक्यूम पंप लगाते हैं। अब देखो ये जो सेटअप है, यहाँ पर तुमको क्या नज़र आ रहा है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा है। क्या है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा, हाई वोल्टेज है, लेकिन प्रेशर क्या है, बहुत कम है। प्रेशर क्या है, बहुत कम है, लगभग 0.001 ATM प्रेशर था, यानी कि प्रेशर बहुत कम है। गैस का प्रेशर क्या है, बहुत कम है, लेकिन क्या वोल्टेज बहुत हाई है। यानी कि यह एक्सपेरिमेंट किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यह एक्सपेरिमेंट किया गया था एट हाई वोल्टेज, वोल्टेज बहुत ज़्यादा था, एट हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर, लेकिन प्रेशर कैसा था, लो था। याद रखना, ये बहुत ही बड़ी बात है इस एक्सपेरिमेंट का, कि यह जो एक्सपेरिमेंट किया गया था हाई वोल्टेज पर लेकिन लो प्रेशर पर। यहाँ पर वोल्टेज बैटरी का बहुत ज़्यादा था, लेकिन गैस का प्रेशर बहुत ही कम था। अब जब उन्होंने इस बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी पास किया, 10,000 वोल्टेज के बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी पास किया, तो उन्होंने देखा कि एक लाइट रेज इधर से इधर जा रही है। किधर से किधर, कैथोड से एनोड की तरफ। ये क्लास 9 में पढ़ा होगा तुम लोग, अगर थोड़ा थोड़ा याद होगा तब। तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारी लाइट रेज कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की तरफ जा रही थी। अब ये रेज कैथोड प्लेट से निकल रही है, इसीलिए उन्होंने इस रेज का नाम दिया कैथोड रेज। कौन सा रेज, कैथोड रेज। तो कैथोड रेज किसको बोलेंगे, जब हमने 10,000 वोल्टेज के बैटरी से इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर किया, तो हमने क्या देखा कि एक लाइट रेज कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। इसका क्या नाम हमने रख दिया, कैथोड रेज। लाइट बंद करो, दोनों लाइट। अभी ठीक है कि पहले कैमरा ठीक था, लाइट के प्रेजेंस में क्या अभी ठीक है, दिख रहा है, सेम है क्या, अभी ठीक है। ये ऊपर वाला देखो तो जला करके देखना, अभी ठीक है कि वैसे ही लाइट से आ रहा है, तो उसको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो परछाई आएगा, बंद करो उसको। हाँ अभी ठीक है, रहने दो चलो ठीक है। तो कैथोड रेज समझ में आया किसको बोलेंगे, एक लाइट रेज कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की तरफ जाने लगी, इसी का क्या नाम है, कैथोड रेज। अब देखो कैथोड रेज आए कहाँ से, ये बहुत आगे की बात है, ठीक है। मैं तुमको अभी बता रहा हूँ कि ये कैथोड रेज था क्या, कैथोड रेज क्यों निकला, आया कहाँ से। तो देखो सबसे पहली बात, बैटरी क्या है, बैटरी इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, बैटरी इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। अब तुमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि मान लो कोई मेटल है, तो वह इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, मेटल से इलेक्ट्रिसिटी क्यों जाता है, लेकिन नॉन मेटल से इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं जाता है। तो तुमने पढ़ा होगा कि देखो जब भी इलेक्ट्रिसिटी जाता है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी दो वजह से, पहला फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, अगर किसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है तब वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। तो मेटल की यही खासियत है, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा इधर उधर घूमते रहता है, लेकिन नॉन मेटल में ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए मेटल से होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। तो बैटरी क्या करता है, जब हम किसी मेटल को बैटरी से जोड़ेंगे तो बैटरी के पास एनर्जी है, कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज किसका यूनिट है, पोटेंशियल एनर्जी का ना, पढ़ा होगा ना क्लास 10th में। पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं, विभवांतर, विभव विभवांतर, तो उसी का यूनिट है ना वोल्ट। तो विभवांतर मतलब क्या, वोल्टेज,
विभवांतर का यूनिट क्या है? वोल्टेज। तो वह एनर्जी है। विभवांतर क्या है? एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो बैटरी एनर्जी का सोर्स है। तो देखो यहाँ पर बैटरी है, इसमें हमने हाइड्रोजन गैस भर के रखा है। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। तो देखो यहाँ पे बैटरी ने एनर्जी दिया इसको, कैथोड को। किसको? कैथोड को। अब देखो कैथोड मेटल है। कैथोड क्या है? मेटल है। तुमको थोड़ा सा एटम का स्ट्रक्चर याद होगा। बीच में क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। बीच में न्यूक्लियस होता है। बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। और इसके चारों साइड इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ये सब पढ़ा है कभी क्लास 9th में? ये सब छोटा छोटा सा बात है। तो एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बीच में होता है न्यूक्लियस और चारों साइड इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। अब देखो ये प्लस वाला चार्ज है। न्यूक्लियस कैसा चार्ज रहता है? पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अब देखो प्रोटॉन, ये जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है, क्योंकि ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। तो प्लस माइनस को खींचेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींच के रखता है। लेकिन मान लो अगर हम चाह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, क्या करें? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालेंगे तब ना इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा। क्यों एनर्जी देना पड़ेगा? क्योंकि ये इसको इधर खींच रहा है और हम चाह रहे हैं इधर खींचे। तो जितना जोर से न्यूक्लियस खींच रहा है उससे ज़्यादा जोर से हमको खींचना पड़ेगा, तब ना इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन को अगर हमें बाहर निकालना है तो हमें एनर्जी की ज़रूरत है, और वह एनर्जी यहाँ पर बैटरी सप्लाई करता है। तो जब बैटरी ये एनर्जी देता है तो इस कैथोड में से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाता है। कैथोड भी बहुत छोटे छोटे एटम से मिलकर के बना होगा। तो यह भी मेटल है ना, और दुनिया में कोई भी एलिमेंट है तो किस चीज़ का बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। तो यह जो मेटल प्लेट था यह बहुत ही छोटे छोटे एटम से मिलकर के बना हुआ है, और उस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर दौड़ने लगा। और यह जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास भी एनर्जी होती है। इसी चैप्टर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होती है। अभी तुम फिलहाल इतना समझो कि इलेक्ट्रॉन के पास भी एनर्जी होती है, और यह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को तोड़ देगा और इसको बना देगा H पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। अरे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो ये वो उस पर प्लस चार्ज नहीं आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन घट गया, इसका मतलब उसके ऊपर एक प्लस वाला चार्ज आ जाएगा। तो ये सबसे पहले क्या हुआ कि बैटरी ने एनर्जी सप्लाई किया, जिसकी वजह से कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गया, और यह इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को तोड़ा और हाइड्रोजन में से भी इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गया। और यह इलेक्ट्रॉन माइनस वाला है और एनोड कैसा है? प्लस वाला। एनोड पॉजिटिव है तो माइनस वाला प्लस वाला की तरफ भागेगा ना, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ने लगता है एनोड की तरफ। और जो हमको दिखाई दे रहा था, हमको जो ये लाइट नज़र आ रहा था ना, वो लाइट क्या है? वह लाइट एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स है। वह लाइट क्या है? एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम जो कैथोड रेज देख रहे थे, क्या देख रहे थे? कैथोड रेज। हमको लग रहा था कि एक लाइट जा रहा है, तो वो लाइट क्या था? इलेक्ट्रॉन्स था। क्या था? इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स इधर दौड़ रहा था। और यहीं से पता चला कि एटम के अंदर एक निगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल होता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई से पता चला? तुमको ये पता चला कि ये जो लाइट रेज है वो क्या है? तो याद रखना, जो कैथोड रेज है, कैथोड रेज क्या है? बीम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है वही है यह लाइट कैथोड रेज। तो कैथोड रेज क्या है? इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा था, वही हमको लग रहा था कि ये लाइट दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई से पता चला। अब देखो जे थॉमसन बड़ा ही मतलब आश्चर्यजनक हुआ ये देख करके कि भाई ये लाइट रेज कहाँ से निकल रहा है। उन्होंने सोचा कि चलो इस लाइट रेज के बारे में कुछ पता करते हैं कि क्या है या कैसा लक्षण है इसका, यानी कि उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं, कुछ गुण के बारे में जानते हैं। तो जे थॉमसन साहब ने क्या किए? सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर एक वस्तु रख दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया। दोनों प्लेट के बीच में, कैथोड और एनोड के बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया। क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट। और जब यहाँ पर उन्होंने एक ऑब्जेक्ट रखा तो उन्होंने देखा कि इसका छाया, इसका शैडो पर, इसका जो शैडो है वह एनोड पर बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? एनोड पे। देख मान लो हम यहाँ पर खड़ा है और हमारा शैडो इधर बन रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लाइट उधर से आ रहा है। किधर से आ रहा है? इधर से। याद रखना, ये बात समझना, फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा लाइट चैप्टर में। हम यहाँ पर खड़ा है और हमारा शैडो उधर बन रहा है, इसका मतलब लाइट किधर से आ रहा है? इधर से। क्योंकि शैडो हमेशा जिधर से लाइट आएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। किधर बनेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। याद रखना। तो तुम वहाँ पे बल्ब लगाएगा, जैसे हम वीडियो शूटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे अगर बल्ब जलाएंगे ना तो देख बल्ब उधर से लाइट आ रहा है, इधर से लाइट आएगा ना, तो हमारा छाया इस पर बनेगा, बोर्ड पर बनेगा।
क्योंकि लाइट इधर से आ रहा है तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, छाया किधर बनेगा, शैडो हमारे पीछे में बनेगा। तो छाया हमेशा जिधर से लाइट आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। तो इस बात से उन्होंने ये पता लगाया कि यार हमने बीच में ऑब्जेक्ट रखा, उसका छाया एनोड पे बन रहा है, इसका पक्का मतलब है कि यह लाइट कैथोड से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है, कैथोड से। और अगर ऐसा होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का शैडो अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, इसका मतलब वह लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। किस लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। तो जब उन्होंने इस दोनों प्लेट के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा तो उन्होंने देखा उसका छाया एनोड पर बन रहा है। इस बात से उन्होंने ये निकाला, ये कंक्लूजन निकाला कि ये जो कैथोड रेज है ना, वो कैथोड प्लेट से निकल रही है। किस प्लेट से, कैथोड प्लेट से निकल रही है। और ये कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। किस लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में चलती है। लाइट के बारे में पढ़ा है ना, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। उसी प्रकार ये जो कैथोड रेज है यह निकलता है कैथोड प्लेट से और चलता है स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में। तो तुमसे पूछेगा कैथोड रेज का क्या क्या गुण है, तो कैथोड रेज का सबसे पहला गुण, सबसे पहला प्रॉपर्टीज, यह कैथोड प्लेट से निकलता है और एनोड पर ख़त्म होता है। दूसरा गुण, ये सीधी रेखा में चलती है। कैसी रेखा में, सीधी रेखा में। तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि जे थॉमसन ने ये कंक्लूजन कैसे निकाला, जे थॉमसन को ये बात कैसे पता चल गया कि कैथोड रेज एंड कैथोड प्लेट से निकलती है और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो लिखना तुम, जे थॉमसन साहब दोनों प्लेट के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखे और उन्होंने देखा कि इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब एनोड पे बन रहा है। इससे उन्होंने यह कंक्लूजन निकाला कि कैथोड रेज कैथोड प्लेट से निकलती है और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब अभी भी उसका मन नहीं भरा, सोचा कि और कुछ करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इस बीच में एक घिरनी रख दिया। क्या रख दिया, घिरनी, लाइट पैडल, ये व्हील पैडल बोलते हैं इसको, लाइट व्हील पैडल, ये घिरनी जिसको हम लोग बोल देते हैं। जब एक घिरनी को उन्होंने बीच में रख दिया तब उन्होंने देखा कि ये घिरनी नाचने लगी। क्या करने लगी, नाचने लगी। जैसे मान लो कि अपने पास एक घिरनी है, वो 1 रुपया में चॉकलेट वाला आता है, घिरनी देखा है कभी, देखिए तो लोग है, हाँ, तो घिरनी आता है। मान लो यहाँ पर घिरनी है, उसको हम फूकेंगे तो क्या होगा, वो नाचने लगेगा। जैसे मान लो पंखा यहाँ पर है और जब हवा बहने लगेगा तो पंखा नहीं नाचने लगेगा अपने मन, तो पंखा नाचने लगेगा। इसका क्या मतलब है कि हवा जो मार रहा है ना, तो हवा उस पर प्रेशर लगा रहा है। हवा क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। अब प्रेशर कौन लगाएगा, जिसके पास कुछ ना कुछ वजन होगा। अरे जिसके पास वजन ही नहीं, वो प्रेशर क्या लगाएगा। मान लो तुम्हारे मुंडी पर हम हाथ रख देंगे या तुम्हारे सर पे हम 5 किलो का वो ईंटा रख दिए, तो वो तुम पर प्रेशर लगाएगा, तुम्हारे मुंडी को दबाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पास वजन है। अब किसी चीज़ के पास वजन ही नहीं है तो क्या प्रेशर लगाएगा। तो जब उन्होंने देखा कि कैथोड रेज जा रही है तो घिरनी नाचने लगा। इससे उन्होंने ये पता लगाया कि कैथोड रेज के पास कुछ न कुछ वजन भी है, यानी कैथोड रेज के पास मास है। कैथोड रेज के पास क्या है, मास है और एनर्जी भी है। क्या है, एनर्जी भी है, क्योंकि जिसके पास मास होगा उसके पास एनर्जी होगा, ये फिक्स बात है। तो तुमसे ये फिर क्वेश्चन पूछ देगा कि जे थॉमसन साहब ने ये कैसे बताया कि कैथोड रेज के पास मास और एनर्जी है। तो उन्होंने क्या किया, दोनों मेटल प्लेट के बीच में एक घिरनी रख दिया, एक लाइट व्हील पैडल रख दिया, और जब उन्होंने देखा कि ये घूमने लगा तब उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि कैथोड रेज के पास मास और एनर्जी है। अब अभी भी उसका मन नहीं भरा, उन्होंने सोचा कि एक और काम करते हैं। उन्होंने क्या किया, 2 बैटरी ले आया। क्या ले आया, 2 बैटरी ले आया। 2 बैटरी, वो जो रेडियो में बैटरी लगता है, एक साइड मान ली ये बैटरी है, ये है माइनस वाला, ये है प्लस वाला। तो ऐसा उन्होंने 2 ले लिया और एक को इधर से सटाया, एक को इधर से सटाया। इधर से मान लो सटाया प्लस वाला, इधर से माइनस वाला। जैसे ये मान लो प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, तो एक बैटरी को इधर से लाया ये प्लस वाला और एक को इधर से लाया ये माइनस वाला। यानी कि 2 बैटरी लाया, एक प्लस वाले के साइड, एक माइनस वाले के साइड। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक, विद्युतीय क्षेत्र पढ़ी होगी 10वीं क्लास में, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तब उन्होंने देखा कि ये लाइट सीधा चल रहा है और फिर इधर टेढ़ा हो जा रहा है, सीधा चल रहा है फिर टेढ़ा हो जा रहा है। अब यहाँ पे बड़ा आश्चर्य वाली बात है कि पहले ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये थोड़ा सा प्लस वाला की तरफ घूम रहा है। किसकी तरफ भाग रहा है, प्लस वाला की तरफ। तो प्लस वाला की तरफ कौन भागेगा, माइनस वाला। अरे प्लस वाला की तरफ कौन भागेगा, माइनस वाला। तो अब इससे उन्होंने ये पता लगाया कि अच्छा कैथोड रेज के पास निगेटिव चार्ज है, तभी ना वो प्लस वाला की तरफ भाग रहा है। तो यहाँ से एक और प्रॉपर्टी चल गया कैथोड रेज का कि कैथोड रेज के पास निगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। अब उन्होंने क्या किया,
अभी भी उनका मन नहीं भरा, एक और काम किए। यहाँ पर पहले हाइड्रोजन गैस रखे थे तो उन्होंने दूसरा गैस रखा, और ये प्लेट्स अभी चेंज कर रहा था, एक बार दूसरा मेटल का प्लेट लिया, फिर एक बार दूसरा मेटल का प्लेट लिया। यानी कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराया, गैस को चेंज कर देता था कभी, तो कभी मेटल प्लेट को चेंज कर रहा था। लेकिन उन्होंने देखा कि तुम गैस चेंज करो चाहे मेटल प्लेट चेंज करो, कैथोड रेज का प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहता है। यानी कैथोड रेज का प्रॉपर्टी नेचर ऑफ गैसेज, गैस तुम कौन सा ले रहा है और किस मेटल का प्लेट ले रहा है, इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तुम कोई भी गैस भर लो, कोई भी गैस, कैथोड रेज का प्रॉपर्टी सेम रहेगा। तो कैथोड रेज का तुमसे प्रॉपर्टी पूछेगा, तो कैथोड रेज का कौन कौन सा प्रॉपर्टी हो गया? कैथोड रेज का सबसे पहला प्रॉपर्टी, कैथोड प्लेट से निकलता है, एनोड पर ख़त्म होता है, सबसे पहला। दूसरा, ये स्ट्रेट लाइन में चलती है। कैसी लाइन में? स्ट्रेट लाइन में चलती है। दूसरा बात कि इस पर निगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। तीसरा बात क्या? ये इसके पास मास और एनर्जी होता है। क्या होता है? मास और एनर्जी। चौथा बात कि कैथोड रेज का प्रॉपर्टी डिस्चार्ज ट्यूब में भरे गए गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। तो इतना बात समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई समझ में आ गया। अब जितना बात मैंने तुमको बताया इसको हम भर भर के लिखा देंगे, भर भर के, पेज भर भर के तुमको लिखाएंगे, और तुमको रटना पड़ेगा क्योंकि तू बोर्ड वाला बच्चा है। अगर तुमको जेई मेन सब का एग्ज़ाम देना रहता, बड़का का इंजीनियरिंग सब का एग्ज़ाम, तो अब तो तुम बस समझ गया तो हो गया, ख़त्म। क्योंकि वहाँ पर दिमाग का ज़रूरी है, लिखना नहीं रहता है उसमें, फिर जेई एडवांस में लिखना रहता है। तो इतना बात क्लियर है। किसी को कोई तकलीफ़, किसी को लग रहा है कि कोई चीज़ बता दे दोबारा तो पूछ लो एक बार। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलो जी, चलो लिखना स्टार्ट करो। बनाओ, पहले ये लिख लो, और ये नहीं लिखना है जी, और पहले डायग्राम बनाओ, इसके बाद इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं।